सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे हम थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल से कि ये क्या होते हैं। थ्योरीज और लॉज एंड प्रिंसिपल ये बनते कैसे हैं। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन and it is not falsified, it increased biologist confidence in hypothesis। और इसका मतलब ये है कि कोई भी जब हाइपोथेसिस बनती है तो फिर हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दे देते हैं या उसको फाल्सीफाई करने के लिए, गलत साबित करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए जाते हैं। जब वो ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो किए जाते हैं और वो जो हमारी थ्योरी है, जो हमारा हाइपोथेसिस है, वो रिजेक्ट नहीं होता, तो जो जो साइंसदान है, जो रिसर्चर है, जिसने वो हमें हाइपोथेसिस दी थी, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होता है अपनी उस हाइपोथेसिस के बारे में। तो ऐसी जो वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस होती हैं उसको अप्रूव कर दिया जाता है। बेसिस फॉर फॉर्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस के लिए वो अप्रूव हो जाती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की वजह से। और जो हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ वो वैसी की वैसी रहती हैं, रिजेक्ट नहीं होती, तो उनको कहते हैं जी थ्योरीज। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। इस एक थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एविडेंस चाहिए होते हैं जो कि उसके हक में गवाही दे रहे हो कि ये ठीक है। प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती रहती है हमें नए हाइपोथेसिस को, और जो उसके बारे में जो टेस्टिंग है, जो एक्सपेरिमेंटेशन है, वो चलती रहती है। मैनी बायोलॉजिस्ट टेक इट एज चैलेंज और एग्जर्ट करते हैं अपनी, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं कि ये थ्योरी किसी ना किसी तरीके से गलत साबित हो जाए। पर जब वो नहीं साबित होती गलत, सरवाइव कर जाती है, सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल जो प्रेशर है उसको झेल जाती है, और जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो उस थ्योरी को हम लॉ या प्रिंसिपल का एक लेवल दे देते हैं। और जो साइंटिफिक लॉज होते हैं वो यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है और इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है कि उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उसको फाल्सिफाई नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं कह सकते। जैसे हमारे पास बायो में लॉज की एग्जांपल्स हैं, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। इनको हम गलत नहीं कह सकते, फाल्सिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद टॉपिक है जी हमारा डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, के जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं और फिर उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो जो डाटा है उसको स्टेप्स में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टेप्स में हम उसके एनालिसिस करते हैं। डाटा को डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कुछ नेम्स हैं, डेट्स हैं, वैल्यूज हैं, मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स के। हम साइंस में जब भी कोई तजुर्बा करना होता है तो हम इकट्ठी करते हैं उसके बारे में नॉलेज, कि इसका नाम क्या है, ये कब और किस टाइम पीरियड में ये दुनिया पे थी, इस क्या क्या खाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, सारी चीज़ें। और कब ये एक्सटिंक्ट हुए, मतलब अगर किसी हम जानवर की बात कर रहे हो तो सारी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। वो जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो नाम होते हैं, फॉर्मुलेट कर एंड देन टू हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट लाइक ऑर्गेनाइज डाटा, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रायर टू कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू साइंटिस्ट डिस्क्राइब डाटा कलेक्शन मेथड, कि डाटे को हमें कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई है, कोई ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो उसके बारे में डायरेक्ट से हम जी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें, ऐसे नहीं करते। हम उसके बारे में पहले कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटे को लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो, कल को पढ़ने वालों के लिए भी आसानी हो। तो डाटा कलेक्शन के कुछ तरीके हैं हमारे पास, कुछ टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, जैसे कि ग्राफिक्स हैं, हम उनके टेबल्स बना लें, हम उसके फ्लो चार्ट्स बनाएं, मैप्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं। और उसके बाद एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। डाटा को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रेशो और एक प्रोपोर्शन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए, कि रेशो जब यूज़ करते हैं, रेशो भी मैथ ही को यूज़ करते हुए आती है, प्रोपोर्शन भी। ये सारा मैथ्स का ही एक पोर्शन है जो हम बायो में लाते हैं एनालिसिस के लिए। रिलेशन है दो नंबर्स का, रेशो। जैसे कह लें कि ए एंड बी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट, इट इज कॉल्ड एज रेशियो वन नंबर टू द अदर।
Ratio may be expressed by putting a division or colon mark between two numbers. एग्जाम्पल लेते हैं हम जी 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पेशेंट्स, तो हम इसकी रेशो लेंगे 1:2 क्योंकि 50 और जो 150 है ये 1:3 की जो हमारे पास इसकी कीमत आ रही है, वैल्यू आ रही है। जो प्रोपोर्शन है ये मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज। प्रोपोर्शन का मतलब है कि हम दो इक्वल रेशियोज को ज्वाइन करते साइन ऑफ इक्वालिटी से। फॉर एग्जांपल A/B इक्वल है C/D के। When three values in the proportion are known, the fourth one can be calculated। अगर हमारे पास A, B, C तीन हैं या D, C, B तीन हैं, तो हम जो चौथी मिसिंग है हमारे पास उसको फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के थ्रू। मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, ये कैसे है कि जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं एनालिसिस में खास तौर पे, तो इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स इस्तेमाल की जाती है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यूज कर सॉल्व करने के लिए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड इंक्लूड जीन फाइंडिंग में, प्रोटीन स्ट्रक्चर में, प्रोटीन इंटरेक्शंस में मैथ्स जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ज़रूरी होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये मॉडर्न साइंस है, इसमें कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के साथ काम किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आती हैं इसमें फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द फर्दर एंड मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न रिसर्च में इसका काफ़ी ज़्यादा काम है।